हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तानमी। मेरा नाम उज़ैर यूनुस है और आज मैंने क्विक नोटिस पे दावत दी और मैं उनका बड़ा मशहूर हूँ। जैगम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ के कोई मोहताज नहीं। एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। मैंने उनसे, उनकी लिखाई से, उनकी तबसरे से बहुत कुछ सीखा है। और अगर आपने जुलाई के अख्ताम में एग्जैक्टली 4 महीने पहले हमने उनसे कॉन्वर्जेसन की थी, उस वक्त पीटीआई पे बैन की बात हो रही थी, तो वो ज़रूर सुनिएगा क्योंकि हम उस पर बिल्ड करेंगे। क्योंकि काफ़ी सारा जो पर्सपेक्टिव और एनालिसिस जैगम साहब ने उस वक्त दिया था वो उसी तरह प्ले हुआ। 4 महीने बहुत लंबा टाइम होता है पाकिस्तान की सियासत में। तो अब पिछले हफ्ते जो कुछ हुआ और कल रात को इस्लामाबाद में जो हुआ, उस पर भी बात करेंगे। और फिर एंड में अख्ताम में हम बात करेंगे कि क्या जनरल मुनीर इस वक्त और भी ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं, कि क्या ये रियासत की कमज़ोरी और बढ़ेगी आने वाले हफ्तों महीनों में। तो जैगम साहब, थैंक यू सो मच एंड वेलकम बैक टू पाकिस्तानमी। सेम, बहुत खुशी हुई जी, आपके साथ ज्वाइन करके हमेशा खुशी होती है। थैंक्स फॉर हैविंग मी। शुरुआत इस इधर से करते हैं जैगम साहब। रिकॉर्डिंग से पहले हम बात कर रहे थे और आप नाज़रीन को भी समझाएं कि धरना की एक तारीख है, तकरीबन 11 साल, 12 साल की तारीख पाकिस्तान में, 10 से 11 साल की तारीख, जो शुरू होता है तायुल कादरी के पहले धरने से पीपल्स पार्टी के दौर में। उसकी एक पीक आती है 126 दिन का धरना, जो कि 35 पंक्चर वाला धरना था, जिस पे दोनों साथ आते हैं। और अब ये आखिरी एक फाइनल कॉल का धरना हुआ, जिसको कल रात और उस पर हम बात करेंगे कि किस तरह रैप अप किया गया। आपका क्या एनालिसिस है इस डेकेड लॉन्ग धरना की स्ट्रेटजी पर पाकिस्तान में, जो कि हमने देखी है 10 साल में? ज़ाहिर आई कॉल इट धरना टेक्नोलॉजी एंड पाकिस्तानी धरना टेक्नोलॉजी। एक तो देखिए, धरना, जाहिर है धरने को तो 100 साल हो गए। वो गांधीयन मेथड है। और गांधीयन मेथड ये है कि आप अपने आप को तकलीफ दे के आप हमदर्दी हासिल करें और आप एक मॉरल मॉरल पॉइंट गेन करें। तो ये धरना है कि आप किसी जगह बैठकर अपने आप को तकलीफ में डाल के, बाजुकात भूख हड़ताल करके, किसी तरीके से आप अपना जो पैगाम है वो पहुंचाने की कोशिश बगैर करते हैं, किसी जिसको वायलेंस कहते और हैं तबाही के। बगैर किसी वायलेंस के, जिसको कहते हैं कार दरवेश बर जाने दरवेश अपने ऊपर। अब ये जो पाकिस्तानी धरना टेक्नोलॉजी है, ये दूसरे पे तकलीफ डाल के किसी चीज को फोर्स करने का नाम है। और इसकी इन्वेंशन जो है वो 2013 में पाकिस्तान में हुई। और इसका ताल्लुक है कलर रेवोल्यूशन से। आपको याद होगा कि यही वो टाइम था 2013 से पहले, जब कलर रेवोल्यूशंस आ रहे थे, चल रहे थे। तो उस वक्त ये होता था कि मुजाहिरीन, जो शहर का एक बड़ा स्क्वायर होता था, वहां पे जमा होकर प्रोटेस्ट करने लग जाते थे और नाक में दम कर देते थे, क्योंकि लाखों लोग आते थे, हर रोज चले जाते थे, फिर वापस आते थे। और कैपिटल के बहुत बड़े लोग, वहां क्राउड हर रोज जमा होता था। तो ये हमने मिस्र में भी देखा, तहरीर स्क्वायर में, और हमने दूसरी जगह पे भी देखा। तो वहां से आइडिया लेके जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में लाया जाए। अब क्यों लाया जाए? इसलिए कि ये वो टाइम था जब पाकिस्तान में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो चुका था। जब पाकिस्तान की जो दो बड़ी जमहूरी जमातें हैं, जो एक डेकेड से ज्यादा एक दूसरे के गिरेबान खींच चुकी थी, वैसे तो 2 डेकेड तकरीबन बनते हैं, अब वो बिल्कुल गेम उन्होंने रिवर्स कर दी थी। उन्होंने आपस में सुलह सफाई कर दी थी, रूल्स ऑफ द गेम तय कर दिए थे। तो जो स्टेट एलीट है उसको वो पीछे धकेल रहे थे। तो ये बड़ा मसला था। अब इस मसले का हल कुछ तो चौधरी इफ्तिखार ने निकाला था कि उसने नाको चने चबाए हुए थे मुंतखब हुकूमत को। लेकिन अब आगे इलेक्शन आ रहे थे 2013 में, तो ताहिरुल कादरी साहब को लाया गया। और ताहिरुल कादरी साहब 25,000 बंदों के साथ डी चौक के सामने बराजमान हो गए और उन्होंने काफी नाक में दम किया पीपल्स पार्टी के। तो ये एक अच्छा कामयाब तजर्बा रहा। और उसके बाद वो एक माहिदा लेकर, जो एक एक तरह की फेस सेविंग लेकर चले गए। और फिर 2014 में मौलाना को भी लाया गया और इमरान खान को भी साथ लाया गया। एंड यू नो द रेस्ट इज हिस्ट्री। जहां तक इमरान खान के धरने का सवाल है, उसके बाद एक दूसरा वो मार्च लेकर आए जिसे नहीं आने दिया गया। जब उनको रोका गया, जो पश्तून जो जो क्राउड खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा था, वजीर आला लेकर आ रहे थे, उसको नहीं आने दिया गया। और वो टाइम था जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मुजाहरे क्यों करते फिर आप हमारे पास आओ। और उसके बाद जो नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस थे, पैनामा लीक्स के, वो शुरू हुए। लेकिन
एक और बंदे के धरने भी बहुत अहम हैं, और वो हैं मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के। वो भी आए, उनको जरा मुख्तलिफ जगह पसंद थी, वो फैजाबाद में बैठते थे, और वो आए और सर भी लेकर चले गए, वो एक वजीर का, वफाकी वजीर का, मुस्लिम लीग नवाज का बहुत मुश्किल में डाल के गए। और मुस्लिम लीग नवाज उसके बाद अगले इलेक्शन में उनके लिए बहुत मुश्किल हुई। कता ठीक है कलामी जी। माफ ये हम ऑडियंस बात, की तारीख के लिए कि उस वक्त खान साहब और पीटीआई ने कहा था कि हमारे वर्कर्स भी तैयार हैं ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि वो भी एक इशू था पूरा क्लॉजेस का और इस्लामी जबान का, जो कि ओथ टेकिंग में ली जाती है, तो उन्होंने भी अपना जी, एक डाला था हाथ उसके अंदर। एग्जैक्टली exactly। अब देखें, अपराइजिंग का जो वैसे जो तरीका है, जो मारूफ तरीका है, वो है कि लाखों लोग निकल आए, सड़कों पर आ जाएं, मुसलसल आते रहे, हुकूमत मफलूज हो जाए, और जो लोग हैं वो अपनी बात मनवा लें, जैसे बांग्लादेश में हुआ। लेकिन यहां जो था वो ऐसा एक तरीका था कि चंद सौ, चंद हजार लोग आए, और वो कैपिटल के किसी एक अहम जगह पे बैठकर सबसे पहले तो मीडिया को पूरी तरह से कैप्चर कर ले, पब्लिक इमेजिनेशन को कैप्चर कर ले, और आपका जो कैपिटल है उसको यरगमाल बना ले, मुहासरा एक तरह का कर लें कैपिटल का। तो ये इसकी पावर ये थी। और जरूरी नहीं कि शहर के लोग निकलते हैं या निकलते, इस्लामाबाद के लोग बाहर आए हैं या नहीं आए, आप कहीं और से बंदोबस्त करके लाए हजूम का, 20, 25, 30 हजार बंदे कहीं से बंदोबस्त करके आए और इस्लामाबाद में उनको बिठा दें। अब लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम था, जो कमजोरियां थी, वो तो बड़ी देर में निकली, जब धरना स्पॉन्सर्ड नहीं था, बल्कि जेन्युइन धरना था, जैसे इस वक्त हम देख रहे हैं। क्योंकि लोगों को लाना, उनको मुसलसल बिठाना, जाहिर है उनकी अपनी जरूरियात हैं, मौसम है, खाना है, दूसरी इंसानी जरूरियात हैं, दे कांट स्टे। एक पावरफुल मोबिलाइजेशन उस वक्त हो सकती है जब शहर के लोग इन्वॉल्व हों, जब लोग चले जाएं, थके हुए लोग चले जाएं, सुबह को फिर निकल आए। तो एक स्पॉन्टेनियस ऐसा होता, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, जैसे बांग्लादेश में मारते थे, पीटते थे, सड़कें खाली हो जाती थी, लोग चले जाते थे, फिर ऐलान करते थे जी कल 2 बजे फिर इकट्ठे होंगे, फिर आ जाते थे। बट यू कांट डू विद दिस पीपल। अगर आप 30 हजार लोग लेकर आए हुए हैं, अगर वो थके हुए हैं, जैसे ये बेचारे लोग थे जो पीटीआई के थे, ये 3 रातें हो गई थी। आप देखिए, निकले हुए 2 रातें तो वहां हो गई, तीसरी रात यहां हो गई, इस मिजरेबल सर्दी में। पता नहीं उन्होंने खाना खाया था या नहीं खाया था। तो ये सब लोग वहां के थे, इस्लामाबाद के लोगों ने तो हार्डली ज्वाइन किया, कोई नजर ही नहीं आया। तो अब ये लोग जब थक गए और हुकूमत ने मार के भगा दिया, तो धरना नाकाम हो गया। तो एक लिहाज से ये धरना टेक्नोलॉजी, पाकिस्तानी धरना टेक्नोलॉजी की जो कहानी है, बहुत सी बुजुर्गों की दूसरी टेक्नोलॉजी की तरह एक तो अपने गले पड़ी, और फिर आई थिंक इट हैज कम फुल सर्कल। और शायद कैपिटल के लिए, इस्लामाबाद के रिहायशियों के लिए थोड़ी रिलीफ भी होगी कि भाई ये सारा मुद्दा तब्दीली का हमारे गले क्यों पड़ता है, पूरा मुल्क खड़ा हो, इकट्ठे ही इनकलाब लाए, हमारी सड़कें बंद होकर ही क्यों इनकलाब आए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और इस पे मैं आता हूँ। आपने कलर रेवोल्यूशंस का जिक्र किया, तो शायद अभी तक वो नेटफ्लिक्स पे भी मौजूद हो, अगर लोग देखना चाहें। tahrir स्क्वायर पे द स्क्वायर नाम की एक पूरी डॉक्यूमेंट्री है, और यूक्रेन पे आई थिंक मैदान के नाम से, इफ आई रिमेम्बर, वो भी एक डॉक्यूमेंट्री जी, है जो इनिशियल रेवोल्यूशंस थी। और इस पे आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया, क्योंकि उस पे वो दिखाते भी हैं कि शहर के लोग खाना भी लाते थे, उन्होंने अपनी दुकानें भी खोली हुई थी। अला अल असवनी की एक बहुत अच्छी किताब है, द रिपब्लिक ऑफ लाइज, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, फिक्शनल अकाउंट है अराउंड द इजिप्शियन रेवोल्यूशन। उसमें वो लिखते हैं फिक्शनल कैरेक्टर्स की ज़बान में भी कि वो किस तरह घरों में पनाह देते थे लोग, और क्या हो रहा था कायरो के अंदर उस वक्त। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे हम आते हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ पहले तो कि खान साहब ने फाइनल कॉल दी इस वक्त इस धरने की, और फाइनल कॉल के उन्होंने जो है वो कंडीशंस भी बता दी कि क्या है। रिहाई एक बड़ा था, 26वीं आईनी तरमीम एक और बड़ा मुद्दा था। और उन्होंने कहा कि इस दफ़ा अवाम निकले और पैगाम उन्होंने दिए, और उनकी जो बेगम है बुशरा बीवी, उन्होंने मेरे नज़दीक बहादुरी का मुजाहरा करते हुए लीड किया और अपनी पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा में बिलखुसूस चार्ज अप किया। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें, मेरी जैसे बात हुई थी सलमान अकरम राजा से इसी पॉडकास्ट पे कुछ महीनों, हफ्तों महीनों पहले, तो उन्होंने कहा हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मूवमेंट पूरे मुल्क में चलाएं और कोalition बिल्डिंग करें। मैंने उनसे पूछा कि आप बलोच
جو کہ خفا ہیں ریاست سے، ان کے اوپر بھی بڑا ظلم ہوا ہے، ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے؟ کیا آپ کراچی کے ایسے لوگ جو اپنی رائٹس کے اوپر بات کرتے ہیں ان کو دبا دیا جاتا ہے، ان سے ہاتھ ملائیں گے؟ انہوں نے کہا ہم بالکل یہ کام کر رہے ہیں۔ وہ مجھے ہوتا ہوا اس دفعہ نظر نہیں آیا۔ محمود خان اچکزئی ان کے ساتھ رہ چکے ہیں، بات ان کی کافی دفعہ کر چکے ہیں، وہ نہیں آئے۔ مولانا فضل الرحمان نے کافی سپورٹو کردار ادا کیا خان صاحب اور ان کی پارٹی کے لیے۔ ایک جماعت جو ان کو ڈیزل ڈیزل کہتی تھی، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتی تھی ایک دو ہفتے پہلے تک انہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ کولیشن کو وہ کیوں نہیں لا سکے؟ اور کیا یہ ایک بڑی غلطی نہیں تھی ان کی پارٹی کی؟ دیکھیے پی ٹی آئی جو ہے وہ کوalition پر تو بلیو نہیں کرتی۔ اب آپ نے اچکزئی صاحب کی بات کی، اچکزئی صاحب کے ساتھ مل کر تو پی ٹی آئی نے پوری ایک کوalition بنائی ہے نا، تحریک تحفظ آئین، جس میں دو تین اور جماعتیں بھی شامل ہیں، جماعت اسلامی بھی شامل ہے، بی این پی مینگل بھی شامل ہے، اور ایک مذہبی جماعت بھی شامل ہے۔ اب یہ جماعتیں جو ہیں ان سے تو کنسلٹ ہی نہیں کیا گیا، اور یہ تمام اس معاملے میں ایک طرف سے بالکل ایک طرف رہی، ساتھ انہوں نے جوائن ہی نہیں کیا۔ دیکھیں پہلے تو ہمیں یہ بات بالکل گرانٹ کرنی چاہیے، تسلیم کرنی چاہیے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے حقوق، جمہوری حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، اور جمہوری طور پر پروٹیسٹ کرنا بھی ان کا حق ہے۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح ہر نوجوان نسل یہ سمجھتی ہے نا کہ شاید رومانس اس نے ایجاد کیا ہے، اور ہر سیاسی جماعت یہ سمجھتی ہے، نئی سیاسی جماعت، کہ شاید جمہوریت اس نے ایجاد کی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے، پی ٹی آئی بہت مشکلات سہ رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی کو ذرا دیکھنا چاہیے تاریخ میں کہ دوسری جماعتیں بھی یہاں سے گزری ہیں، اور شاید اتنی ہی تکلیفیں اٹھائی ہوں گی، کچھ لحاظ سے تو اس سے زیادہ تکلیفیں بھی اٹھائی ہیں، اور کچھ نے خود پی ٹی آئی کے ہاتھوں بھی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ لیڈرز ان کے قتل بھی ہوئے ہیں، جوڈیشل مرڈر بھی ان کے لیڈرز کا ہوا ہے، جو خود پاکستان کی آئینی عدالت نے تسلیم کیا ہے، کوڑے بھی کھائے ہیں، پھانسیاں بھی، جیلیں بھی۔ اب پی ٹی آئی کو دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ آخر انہوں نے کیا کیا ایسا کہ دے باؤنس بیک اینڈ دے سروائیوڈ۔ انہوں نے جمہوری سٹرگل کیسے کی؟ ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کے خلاف جو حالات ہیں وہ ٹھیک ہیں، یا ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ٹھیک ہوا، یا ان کی جو اسٹرگل غلط ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تھوڑا سا ذرا سبق سبق تو لو نا۔ دیکھیں جب ان پہ برا وقت آتا تھا تو وہ ایک سٹیپ پیچھے لے کر، وہ صرف اپنے کاز کے لیے نہیں بلکہ بڑے کاز کے لیے کولیشن بلڈنگ کرتے تھے۔ اب کولیشن بلڈنگ کا مطلب کیا ہے؟ اب جب پیپلز پارٹی پہ برا وقت ہے تو وہ جب کولیشن بلڈنگ کرے گی تو وہ یہ نہیں کہے گی کہ بے نظیر کو رہا کرو، آصف زرداری کو رہا کرائیں گے، نمبر ون پوائنٹ آصف زرداری کو رہا کرائیں گے، نمبر ٹو پیپلز پارٹی کو واپس اقتدار میں لائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بات تو نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے جمہوریت واپس لائیں گے، دوسری جماعتوں کے ساتھ جو کامن گراؤنڈ تھا اس کامن گراؤنڈ پر اکٹھے ہوتے تھے، اس کے نتیجے میں وہ قوت ملتی تھی، وہ مورل اتھارٹی ملتی تھی، اور کہ جس کے نتیجے میں موبلائزیشن بھی ہوتی تھی اور ایک راستہ کھلتا تھا۔ اور اس ہائی مورل گراؤنڈ کے ساتھ وہ جب موقع ملتا تھا وہ گفتگو بھی کرتے تھے، کیونکہ دیکھیں آپ نے ریولوشن نہیں کرنا، ریولوشن تو بڑی ڈینجرس چیز ہے نا، آپ نعرے لگا لیں، آپ نے ایوولوشن ہی کرنا ہے، اور آپ ایوولوشن ہی ٹھیک طریقے سے کر لیں، جو سپیس آپ کو اویلیبل ہوتی جائیے اس کو بڑھاتے جائیں، بہتر کرتے جائیں، خود جمہوریت ڈلیور کریں، آپ لوگوں کے رائٹس ڈلیور کریں، کتنا کچھ ہے جو آپ خود کر سکتے ہیں، اپنی سپیس کو یوز کریں، تو ڈیموکریسی کی سپیس بڑھ جائے گی نا۔ چارٹر آف ڈیموکریسی نے یہی دکھایا نا۔ لیکن اس کی بجائے پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے جو ان کے ڈیمانڈز ہیں اور جو پارٹی کی پوزیشن ہے اس سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ ابھی بھی جو اس نے پلان کیا وہ پیورلی اپنے لیے کیا، اور اس میں انہوں نے بے شمار غلطیاں کی، اور ان غلطیوں کی وجہ سے شاید جو آبجیکٹیوز تھے وہ ان کے اس وقت تھوڑے دور ہی ہو گئے ہوں گے۔ غلطیوں پہ آتے ہیں۔ دوسرا جو میرا انٹرنل پی ٹی آئی کا آپ سے سوال تھا کہ آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، وہ یہ کہ آپ نے بھی بات کی اسلام آباد کے شہری باہر نہیں آئے، راول پنڈی ایک اتنا بڑا شہر ہے، گڑھ ہے ان کی سپورٹ کا، وہ بھی نہیں باہر نکلا۔ پنجاب سے آبویسلی ریپریشن تھی لیکن ایز سچ ہمیں کچھ نظر نہیں آیا۔
اور وہی بات آپ کی کہ جب آپ ایک ایسی پوزیشن لے لیتے ہیں کہ یہ فائنل کال ہے اور آپ نے یہ آبجیکٹیوز اچیو کرنے ہیں، تو پھر آپ صرف اسلام آباد نہیں بلکہ باقی شہروں میں بھی پیرالسس کی کوشش کرتے ہیں، پیسفلی پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو فار ایگزامپل کراچی ان کا اتنا بڑا ہب ہے، شہر ہے جہاں ان کی بڑی سپورٹ ہے. MQM کی ڈکلائن کے بعد PTI از ویری پاپولر ان کراچی. وہاں ایک ٹوکن پروٹیسٹ جو ایک زمانے میں پہلے ہم دیکھتے تھے 3 تلوار پہ کم از کم ہو جاتا تھا، وہ بھی نہیں ہوا. آپ کا کیا ویو ہے کہ کیوں پنجاب اور پاکستان کے باقی جو ہارٹ لینڈ کے شہر ہیں وہاں سے موبلائزیشن نہیں ہوئی، اور وہاں کوئی ایسے ہم نے ہلچل بھی اس طرح نہیں دیکھی جو شاید کچھ لوگ، ایٹ لیسٹ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ ایسکلیٹ ہوگی وہاں پر؟ دیکھیے، اس میں میرے خیال میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت انتہائی پاپولر جماعت ہے، پاکستان کی سب سے زیادہ پاپولر جماعت ہے. اور اگر آج الیکشن ہو تو بڑی آسانی سے بہت زیادہ مارجن کے ساتھ پی ٹی آئی الیکشن جیت جائے گی. عمران خان بھی ایک بہت پاپولر لیڈر ہیں. لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ ان کے کہنے پر ایسی موبلائزیشن ہو سکتی ہے کہ پاکستان پورا باہر نکل آئے اور حکومت کو الٹ دے؟ ایسا کب ہوتا ہے؟ اب یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آپ کو کوئی سوشل سائنٹسٹ نہیں دے سکتا. پریڈکشن کی ایبلٹی نہیں ہے کسی میں، سوسائٹیز کے بارے میں، ایرپشنز کے بارے میں، ریولوشنز کے بارے میں، یا آپ کہہ لیں ڈیموکریٹک اپرائزنگز کے بارے میں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ کال دیں گے یا آپ چنگاری جو ہے وہ چھوڑیں گے تو یہ بارود جو ہے وہ پھٹ جائے گا. ہو سکتا بھی پھٹ جائے، ہو سکتا ہے 30 سال تک نہ پھٹے. نہیں پھٹے گا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ مطلب آپ بیٹ کر رہے ہیں نا. آپ کی جدوجہد جو ہے وہ سسٹینیبل ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے جس کو آپ جاری رکھ سکیں بغیر ان لوگوں کا نقصان کیے جو لوگ آپ کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، جو آپ کے ساتھ قربانی دینے کو تیار ہیں. ان بیچاروں کو زیادہ آزمائے بغیر اور ان کی انرجیز کو کسی ڈائریکشن دیتے ہوئے ایک لارجر جو گول ہے، جو بڑی تبدیلی، اگر آپ واقعی بڑی تبدیلی میں بلیو کرتے ہیں تو اس کی طرف ایسے ڈائریکٹ کریں کہ آپ کی قوت بڑھتی جائے، آپ کا مد مقابل کے لیے مشکل بنتا جائے. ہو سکتا ہے اس درمیان میں موبلائزیشن جو ہے وہ ایسی رخ لے لے کہ سب بڑھ جائیں. اب دیکھیے، پی ٹی آئی کو لوگ ووٹ دیتے ہیں اور آگے بھی بظاہر ووٹ دیں گے، پاپولر جماعت ہے، لیکن وہ باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے. ووٹ انہوں نے جس طریقے سے دیا وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا یونیک واقعہ ہے کہ سب الیکٹیبل چھین لیے گئے، نئے لوگ انہوں نے فیلڈ کیے اور ان نئے لوگوں کو بھی انہوں نے جذبا دیا. سمبل بھی چھین لیا گیا، انتہائی بغیر سمبل کے سمپل. جیت گئے. دیکھ، ایسی 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 پری پول ریگنگ پاکستان کی تاریخ میں نہیں. مطلب ایسی جو انتہائی اتھارٹیرین سٹیٹس میں جس طرح کے پری پول ریگنگ ہوتی ہے وہ کی گئی، سب کچھ کیا گیا. لیکن پھر بھی لوگوں نے ووٹ بھی ڈالا اور لوگ، اب انہوں نے بہت بڑی تعداد میں جتوایا بھی. اس کے ساتھ جو کچھ ہو وہ الگ بات ہے. اگر فیئر الیکشن ہوتا تو یقیناً شاید پی ٹی آئی جیت جاتی. لیکن لوگ جو ہیں وہ ابھی تک سڑکوں پر آنے کو تیار نہیں ہے اور ان سے شکایت تو نہیں کی جا سکتی. اب اپنے حالات تو وہی جانتے ہیں نا. اتنے بڑے ایک معاشی بحران میں جس نے لوگوں کی کمر توڑ کے رکھ دی، جس میں کیا مڈل کلاس اپنی جاب کو رسک پہ ڈال سکتی ہے؟ شاید اس کے پاس 2 مہینے کے بھی خرچ نہ ہو کہ اگر اس کے لیے کوئی مشکل پڑ جائے تو شاید وہ 1 مہینے کے بعد دوسرے مہینہ بھی بچہ فیڈ کر سکے، اسے نوکری سے نکال دیا جائے تو کیا مزدور ایسا کر سکتا ہے جس کے پاس شاید آج کے دن کے بچوں کے لیے بھی کھانے کا خرچہ نہ ہو کہ اگر وہ آج مزدوری نہیں کرے گا؟ تو یو کانٹ یو سی، کہہ نہیں سکتے، ان سے شکایت نہیں کر سکتے. آپ حالات دیکھیں، آپ جس طرح دوسری جمہوری پارٹیز نے جدوجہد کی آپ وہ کریں اور آپ اپنی غلطیوں سے بھی سیکھیں نا. آپ جس چیز کی شکایت کر رہے ہیں آپ اس چیز کو انسٹیٹیوٹ کرنے کا سب سے بڑا پارٹ ہیں. آج آپ جس 1 پیج کا نشانہ بن گئے ہیں، جس ہائبرڈ سسٹم کا نشانہ بن گئے ہیں، یہ ہائبرڈ سسٹم تو آپ نے بنوایا ہے نا حضور. آپ نے یہ جمہوریت کے گھر میں کون لے کر آیا ہے؟ پاکستان کا جو بڑا ڈیموکریسی کا ہاؤس ہے، دیکھیں پارلیمنٹ کا جو اپر ہاؤس ہے، جو سینٹ آف پاکستان ہے، اس کو کس نے فیض حمید کے حوالے کیا؟ اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو سنجرانی صاحب کو لایا گیا وہ فیض حمید کا بندہ تھا. آپ نے پاکستان کے اپر چیمبر کو ایک سیکرٹ سروس کے حوالے کر دیا.
ایک ایک مڈ رینکنگ آفیسر، مڈ سے بھی شاید وہ نیچے آئے گا، وہ پارلیمنٹ کو چلاتا تھا۔ آپ خود کہتے ہیں، آپ کے ساتھی کیسے ہیں کہ نارمل ووٹنگ کے لیے بھی آپ کو سیکرٹ سروس کہتے تھے کہ وہ آ کے چلائے۔ چھوٹی چھوٹی میٹنگز کو ملٹری آفیسرز جو ہے وہ ہولڈ کرتے تھے۔ ٹوٹلی آپ نے سبمٹ کر دی ڈیموکریسی کو، آپ نے اسٹیٹ الیٹ کے سامنے۔ جمہوریت کا گھر تو آپ نے خود ڈھا دیا۔ آج آپ خود اس کا شکار ہو رہے ہیں، آپ انقلابی بن رہے ہیں، آپ ضرور بنے، لیکن آپ پر یہ لازم ہے کہ اپنے کیے کی بھی معافی مانگیں، اس کو ریگریٹ کریں، پھر ان لوگوں کے ساتھ ملیں جو پہلے نشانہ بنے تھے اور اب جا کے ادھر مل گئے ہیں، اور آپ انہیں کہیں کہ لک، آپ کے ساتھ نے بھی پہلے غلط کیا تھا، پھر اس کے بعد ہم نے بھی غلط کیا، بہت نقصان ہم نے کر لیا ہے، اب تھوڑا سا ملتے ہیں۔ آپ نے بھی سیکھ لیا تھا، اور جب آپ نے سیکھ لیا تھا اس وقت ہم نہیں سیکھ سکے تھے کیونکہ ہم آپ سے پیچھے تھے، لیکن اب ہم نے بھی سیکھ لیا۔ آپ مجھے بتائیں، اگر یہ بھی مل جائے تو کتنا ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں ان ڈیموکریٹک فورسز کو؟ لیکن یہ کہتے ہیں کہ ان سے بات ہی نہیں کرنی۔ ہم نے تو بات ہی ان لوگوں سے کرنی ہے جن سے ہم لڑ رہے ہیں، آپ کے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں۔ بھئی اس لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے کہ آپ نے ان کے پاس کچھ رہنے ہی نہیں دیا، آپ نے تو کچھ رہنے نہیں دیا، اور آپ مل جائیں گے تو ان کے پاس بہت کچھ آ جائے گا۔ لیکن ادھر دیکھیں، اس طرف تو یہ بات کرنے کو جانے کو تیار ہی نہیں۔ تھنک سب سے بڑی ٹریجڈی یہی ہے میرے نزدیک کہ ابھی اگر جو لوگ سن رہے ہیں جو تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں یا ان کے لیے اپنے دل میں سافٹ کارنر لگتے ہیں، آپ کو اگر زیغم خان صاحب کی یہ بات پسند نہیں آ رہی، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سچ نہیں ہے، تو میں آپ کو دو ایگزامپلس دے دیتا ہوں۔ خان صاحب نے اپنے انٹرویوز میں خود مانا ہے، اس کی ٹرانسکرپٹس آن لائن موجود ہیں، آپ جا کے لکھ لیں، میں ایک ٹرانسکرپٹ کا لنک ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیتا ہوں، کہ انہوں نے خود مانا ہے کہ وہ آئی ایس آئی کو کہتے تھے کہ میرے بندے لاؤ پارلیمان میں ووٹ کے لیے، کیونکہ وہ بندے نہیں آتے تھے۔ تو میرا سوال ہمیشہ اپنے انصافین دوستوں سے یہ ہوتا ہے کہ کیا آئی ایس آئی مٹھائی لے کے جاتی تھی ان کے پاس پارلیمان میں ان کو لانے کے لیے اس وقت؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر وہ ٹرانسکرپٹ بھی آپ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے ایسے ہی بول دیا ہوگا کچھ اور مسٹیک سے کہہ دیا ہوگا، تو ابھی ریسنٹلی نکتہ ڈاٹ کام نے ایک 2.5 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ کی ہے کامران خان صاحب نے عمران اسماعیل کی، جو کہ 30 تقریباً سال سے خان صاحب کے ساتھ تھے، گورنر سندھ بنے تھے الیکشنز کے بعد۔ انہوں نے بھی یہ بات ایکسیپٹ کی ہے کہ جو زیغم خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کس طرح فیض حمید اور باقی فوج کے لوگ جو ہیں وہ پارلیمان چلایا کرتے تھے۔ وہ آپ سن لیں جا کے، 2.5 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ ہے، آرام سے تحمل سے سنیں۔ وہ انر سرکل میں تھے خان صاحب کے، تو ان کی بات بھی ہمیں سننی چاہیے۔ زیغم خان صاحب، آپ نے بات کی پی ٹی آئی کی اپنی غلطیوں کی، میں حکومت کی طرف اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف آتا ہوں۔ آخری پی ٹی آئی کا سوال میرے نزدیک یہ تھا کہ آپ کے اوپینین میں، آپ کے انالیسس میں کیا غلطیاں ہوئیں پچھلے ایک ہفتے میں جس کی وجہ سے آئی بی ویری آنےسٹ کہ کل اس وقت ابھی یہاں واشنگٹن میں 11 بج رہے ہیں صبح کے، وینسڈے نومبر 27، 26 نومبر 11 بجے یا دوپہر کے 1 بجے تک میرا اپنا ویو یہ تھا دور سے دیکھتے ہوئے کہ تحریک انصاف نے ایک طرح سے اٹ ہیز دی اپر ہینڈ فار ناؤ ان دس پروٹیسٹ، اور اس کے پاس ایک اوپننگ ہے ڈیل کرنے کی، اور 2 گھنٹے بعد دوپہر کے 3 بجے تک بالکل الٹ گیا، معاملہ بگڑ گیا۔ بشرا بی بی کا کہا گیا چلی گئیں، گنڈاپور صاحب چلے گئے، آج انہوں نے کہا کہ سٹ ان جو ہے وہ بغیر وہاں ہوئے بھی ہو سکتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ غلطی کیا ہوئی پارٹی کے ساتھ اس ایک ہفتے کے اندر، جہاں بندے بھی آ گئے، آپ نے پش بیک بھی کیا حکومت کو، وہ آپ سے بات چیت بھی کر رہے تھے، لیکن اچانک سے پھر جو ہے معاملہ ہاتھ سے نکل گیا؟ دیکھیے، پی ٹی آئی والے اگر کمیونیکیشن کے حوالے سے مجھ سے سوال کریں تو میں ان سے کہوں گا کہ یا آپ مظلوم بنو یا بدماش بنو۔ آپ مظلوم ہو تو مظلومیت کے نمبر لو، یہ اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس مت یوز کرو، اور اسٹیٹ سے اس طرح مت ٹکراؤ جس طرح ٹکرا رہے ہو۔ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا کہ ایک صوبے کی منتخب حکومت اس طریقے سے فیڈریشن پہ آ کے حملہ آور ہو جائے۔ میں حملہ آور کا استعمال لفظ نہیں کر رہا، یلغار کا لفظ میرے لیے بہت ان پلیزنٹ ہوگا۔ یہ وہ نیریٹو ہے جو پی ٹی آئی کی اپنی پارٹی نے، خاص طور پہ کے پی کی پارٹی نے بنایا اور اس کو ایتھنیسائز کیا۔
पख्तून इन्वेजन्स के साथ। तो पख्तून इन्वेजन्स क्या होंगी, मतलब उसमें ज्यादा तुर्क इन्वेजन थी, टर्क्स थे जो वहां भी हुकूमत कर रहे थे, यहाँ भी आते थे। महमूद गजनवी वो कहता है कि जी महमूद गजनवी ने तो 22 हमले किए थे, हम तो अभी 2 दफा आए। मतलब आप देखिए इस तरीके से, और हम पठान हैं, हम तो बारात लेकर आएंगे, वो सारा नैरेटिव बनाया। फिर आप फोर्स यूज कर रहे हैं, तो फिर पुरअमन तो ना हुआ ना। आप मशीनरी लेकर आ रहे हैं, आप जोर इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, डंडे लेकर आ रहे हैं, आप आपको अदालत ने मना किया है, आप फिर आ रहे हैं, आप एक प्रोहिबिटेड एरिया में आ रहे हैं, और कहीं पर आप रुकने को तैयार नहीं हैं, एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन के साथ आ रहे हैं। और वो जो कहते हैं ना कि वन हु हिट्स एंड रन्स अवे लिव्स टू फाइट अनदर डे। अब ये मौलवी खादिम हुसैन जब आता था ना, या उसका जो बचूंगड़ा भी आया है, वो आते हैं और धरने के दरमियान में मुआहदा करके गायब हो जाते हैं वापस। नतीजा क्या निकलता है कि वो अपनी ताकत भी एग्जर्ट कर लेते हैं, और पूरी अपनी ताकत एग्जर्ट करने के बाद बगैर कोई लॉस किए हुए वापस भी चले जाते। तो आपको अपने इस एक्टिविटी को आपने सस्टेनेबल बनाना था। आप इस्लामाबाद तक आ गए, उस वक्त भी आपको मौका मिल गया था। वो आपसे कह रहे थे कि आप इधर बैठ जाओ, आपको इतना भी वो कह रहे थे परेड ग्राउंड में बैठ जाओ। आप परेड ग्राउंड जो इस्लामाबाद का है वो बेसिकली फैजाबाद है, पिंडी और इस्लामाबाद के बिल्कुल उस पर है। आपको एक मॉरल भी बात बनता, देखो जी हम नहीं जाते सेंसिटिव एरिया, हम इस्लामाबाद के कोने पर बैठ गए। लेकिन आप इस्लामाबाद की शहरत पर होते, आसानी से आपको सपोर्ट भी आ सकती थी, आपको पिंडी से भी लोग आते, इस्लामाबाद से भी आते, लोकल क्राउड भी इकट्ठा होना शुरू हो जाता, फीड करने का भी प्रॉब्लम ना होता, साथ ही सारा पिंडी का बाजार है, लोग खाना भी खा लेते, एक सस्टेनेबल कर सकते थे। लेकिन डी चौक ऐसा सर पे सवार था, और डी चौक का आप मसला देखें कि किस तरीके से पार्टी की जो पूरी फैसला साजी है वो बेगम साहिबा के हाथ में चली गई, जिनके पास कोई भी पार्टी की पोजीशन नहीं है, वो सिर्फ इमरान खान की बेगम है। इसलिए आके उन्होंने कमांड एंड कंट्रोल संभाल लिया, और ये पार्टी के तमाम लीडर्स ने, जो इतने बड़े बड़े सियासतदान हैं, सूबे के सरबराह हैं, टोटली सबमिट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, डी चौक पे डालना है। अब ये सब लोग आपस में फैसला कर चुके थे कि डी चौक पर हमें नहीं जाना चाहिए। बल्कि बैरिस्टर साहब ने खुद कहा कि खान साहब भी मान गए जी थे कि हमें नहीं जाना चाहिए डी चौक पे, वो उनके अल्फाज हैं, और वो अंसार अब्बासी ने अपनी रिपोर्ट में भी ये बात कंफर्म की, तो आई एम गोइंग ऑफ जी ऑफ रिपोर्टेड फैक्ट्स। जी जी, आप देखिए, लेकिन बेगम साहिबा ने कहा कि जाना है तो जाना है। अब डी चौक में तो आप महसूर हो जाते हैं। आप डी चौक पे देखिए, भाई डी चौक का तो उस वक्त बल्ले बल्ले थी जब आपको किसी ने लाकर बिठा दिया था, आपको सप्लाईज आती थी। तो ना खाने की जगह है, ना बैठने की जगह है, ना भागने की जगह है, ना कोई बाहर आ सकता है। आप कार्डोन आप हो जाते हैं, आपकी कुट लग सकती है आसानी से। लेकिन डी चौक को ऐसे एक सिंबलिज्म बना लिया, और डी चौक में आप जाहिर है एक जवाब फराहम कर देते हैं हुकूमत को, क्योंकि आप स्टेट इंस्टीट्यूशंस के करीब है। तो स्टेट इंस्टीट्यूशंस के करीब हैं, तो क्या आप उन पे अटैक करने का इरादा रखते हैं? नहीं रखते, तो फिर आप वहां क्यों बैठना चाहते हैं? क्यों आप हुकूमत को जवाब देते हैं कि आपके खिलाफ एक्शन ले? क्योंकि अगर आप वहां बैठ जाते तो हुकूमत की मजाल नहीं थी, उसके पास अखलाकी जवाज ही नहीं था, आपके पास एक अखलाकी बदतरी आ जाती। लेकिन आपने उनको भी मौका दे दिया। और फिर उसके बाद आप देखिए जिस तरीके से पीटीआई के लीडर्स ने बिहेव किया है, यानी एक तरफ पीटीआई का वर्कर है जो इतना चार्ज है, इतना मुखलिस है, मैं उसके जज्बे को शक नहीं करता, जाहिर है पाकिस्तान का एक उसका ड्रीम है, आप और मैं जितने भी उससे इख्तलाफ करें, एक उनका विजन है, वो समझते हैं कि वो विजन जो है वो इमरान खान फुलफिल कर सकता है, उसके लिए वो सेक्रीफाइस देने को तैयार है। लेकिन उसकी मासूमियत का इस्तेमाल जिस तरह सब पाकिस्तानी पार्टियां करती हैं, देखिए ये सब पार्टियां यही कुछ करती हैं कि ये कैनन फॉडर है उनके लिए, टोटली डिस्पेंसिबल है, इस्तेमाल के काबिल है, इस्तेमाल करो और फेंक दो। ये ढोलों के आगे नाचने के लिए हैं, ये कुट खाने और जान देने के लिए हैं, फैसला साजी के लिए नहीं है। जब पार्टी में जमहूरियत नहीं होगी, इनका वोट नहीं होगा, लोकल गवर्नमेंट इनको नहीं दी जा सकती, सब फैसले ऊपर होंगे, लेकिन जूते इन लोगों ने खाने हैं। आप देखिए उनके साथ क्या सलूक किया गया, और पिछलों ने भी यही सलूक किया है। आपने वो राजा अनवर की किताब पढ़ी होगी, टेररिस्ट प्रिंस।
जिसमें वो बताता है कि भुट्टो फैमिली किस तरीके से क्या सलूक करती थी और क्या समझती थी पीपल्स पार्टी के वर्कर को, कैसे इस्तेमाल किया जाता था पीपी के वर्कर को, जाले को, जिसकी एक लेजेंड है, जाहिर है, जो जो जमहूरियत की खातिर जिसने इतनी कुर्बानियां दी हैं, डिक्टेटर्स के साथ इस तरह लड़ा है और जियाउल हक से लड़ा है। तो इस तरीके से आप देखें कि एक खराश नहीं आई पीटीआई के किसी लीडर को, आया कोई नहीं है, में बैठकर काफियां पीते रह गए हैं। जितने ये ट्विटर पे जाले जो हैं सुबह शाम आपको सुनाते हैं, इनकलाब की कहानियां सुनाते हैं, कोई वहां जहमत ही नहीं की किसी ने आने की। और जो आ गया था वो ऐसे गायब हुआ कि निशान नहीं मिले। भाई आप रिट्रीट कर रहे हैं, आपको अंदाजा हो गया है कि कोई सख्त एक्शन होने लग रहा है, तो आप चोरी छुपे क्यों भाग रहे हैं? आप कॉल ऑफ कर दें धरना, वर्कर को भी बचा दें, कोई झूठ बोल दें, उन्हें कहें जी फलां चीज हो गई है, बीबी को ख्वाब आ गया है, इमरान खान ने कह दिया कि अब हम अगले महीने वापस आएंगे। कोई भी उनको भी बचवाएं ना। आप अपनी जान अगर बचा रहे हैं तो क्या वर्कर की जान की कोई कीमत नहीं है? जब जब भी जंग में रिट्रीट होता है तो बिगल बजाया जाता है ना, फौज को रिट्रीट का ऑर्डर दिया जाता है ना। ये तो नहीं होता कि जर्नैल जो है वो घोड़े को मोड़े और दौड़ लगा के भाग जाए और सब फौज को वहीं छोड़ दे कि तुम लड़ो और मरो। दिस इज व्हाट द डेट। और इससे जाहिर हुआ कि किस तरीके से पीटीआई जो है अपने दुश्मनों का मिरर इमेज बन गई है, वही कुछ बन गई है जो दूसरी सियासी पार्टी है। बाज सूरत में उनसे भी बुरी बन गई है, बाज चीजों में शायद उनसे अच्छी भी होगी। उसी तरह की मौरूसियत भी आ गई, फैमिली का कंट्रोल भी आ गया, और जो वर्कर्स हैं उनको इस्तेमाल करना भी आ गया। तो इट्स आई रियली सैड। आई थिंक मुझे सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट इसी बात पे हुई कि एक वर्कर है जो हज़ारों की तादाद में आया है 3 रातें गुजार के, और उसको फिर एंड में जिस तरह अबैंडन किया गया। और गंडापुर साहब सुबह जो है वो एक नई जगह पे पिछली दफ़ा की तरह जो है वो सामने आ जाते हैं कि जी मैं इधर हूँ, और अपना बयान दिया उन्होंने। बड़ा डिसअपॉइंटिंग। आई थिंक आई फील बैड फॉर द सपोर्टर जो ग्राउंड पे था। वो नहीं सपोर्टर जैसे आपने कहा जो सोशल मीडिया पर है, यूट्यूब पर है कि आ रही है रेवोल्यूशन और हम जो है वो इधर बैठे हैं और बस देखें अभी क्या होता है। इट्स अ हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन, क्योंकि इन लोगों की, जैसे आपने कहा, एक उम्मीद है, एक विजन है पाकिस्तान की, शायद अच्छी हो, शायद हम उससे इख्तलाफ करें, दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट, बट दे आर सिंसियर इन मेकिंग पाकिस्तान अ बेटर प्लेस। और उनकी इस कमिटमेंट का इस्तेमाल करके उस तरह जिस तरह उन्हें अबैंडन किया गया बार बार, इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा, पहले भी हो चुका है, आई थिंक दैट्स द बिगर ट्रेजिडी। और अब देखते हैं कि उसमें वो किस तरह पार्टी रिकवर करती है। वी विल ऑब्वियसली कीप एन आई ऑन दिस। मैं आना चाहता हूँ आखिरी इख्तिताम की तरफ, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट बिलखसूस, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब रिप्रेजेंटेटिव थे इस पूरे पुश बैक के, और वो जो हैं वो ऑब्वियसली नून लीग के तो शख्स नहीं है, वो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं काबीना के अंदर। आपने कैसा देखा हुकूमत की स्ट्रैटेजी को, क्योंकि उन्होंने भी बड़ी बड़के मारी कि हम अटक क्रॉस नहीं करने देंगे और कुछ नहीं होगा और देखें और ये और वो, और पुश बैक सिग्निफिकेंट था, दे वर ऑन द बैक फुट एज वेल। और बातचीत पे भी उन्होंने कोशिश एंड में करनी पड़ी, और अभी भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं अनकन्फर्म्ड के एटलीस्ट लीडरशिप लेवल पे अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि हम आपको ये रास्ता देते हैं, आप यहाँ से निकल जाएं, विल क्लियर आउट द रेस्ट। आपको कैसा लगा हुकूमत का हैंडलिंग ऑफ दिस इंटायर सिचुएशन, और क्या ये पूरा एक हफ्ता एक और पीस ऑफ एविडेंस है कि ये बड़ी नालायक और एक तरह से इलेजिटिमेट ही गवर्नमेंट है जो बड़ी इनसिक्योर है अपनी पोजीशन के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, यू हैव सेड इट जी। देखिए, आपकी पिछली बात से मैं जोड़ूंगा कि पीटीआई जो है वो कहीं नहीं जा रही। एक तो ये कि जब इतनी बड़ी एक जमात बन जाती है, पाकिस्तान की तारीख में देखें तो मेरे एक नस्ल लगती है उसको कमजोर होने में भी। पीपल्स पार्टी को देखें या मुस्लिम लीग नवाज को देखें, या ये तीसरी एक पार्टी उभरी है, क्योंकि इतनी ज्यादा लोग होते हैं जो जुड़ जाते हैं एक जमात के साथ, फिर वो आसानी से नहीं छोड़ते। दूसरी बात यह है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी है पीटीआई की और इमरान खान की, वो तो ये दूसरी जमातें हैं ना, जो मुकम्मल डिके का शिकार हैं, जो अब बिल्कुल ऐसी मौरूसियत में फंस गई हैं कि कुछ जो एएनपी है वो चौथी नस्ल को ट्रांसफर हो रही है, पीपल्स पार्टी और जेयूआई है उसका तीसरी नस्ल का ट्रांसफर चल रहा है।
मुस्लिम लीग नवाज है, उसका दूसरी नस्ल का ट्रांसफर चल रहा है. दे हैव लॉस्ट ऑल एनर्जी, दे हैव बिकम कैरी कैचर्स ऑफ देयर पास्ट सेल्फ. तो कार्टून बन के रह गए हैं. आप उनकी शक्लें देखें, आप उनकी बातें सुने. पीपल्स पार्टी की बातें उनको समझ आ सकती हैं जो 70 में बच्चे थे, या चले 80 में को बच्चे थे, उन्हें लगता है कि अच्छा, ये कुछ सुनी सुनी बात लग रही. मतलब ये तो कोई नैरेटिव क्या, नारे बनाने के भी काबिल नहीं रहे, कोई लोग लाने के काबिल नहीं रहे. ना पॉलिसी में कोई इनोवेशन है, ना लीडरशिप में कोई इनोवेशन है, कुछ भी नहीं है. तो उस वजह से जो स्पेस है वो तो खुली पड़ी है, और इस वक्त पीटीआई के अलावा कोई उसको क्लेम करने वाला नहीं है. तो ये उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है कि उनको बहरहाल स्पेस जो है वो देनी पड़ेगी, और उनको पॉलिटिकली अकोमोडेट करना पड़ेगा. अब इन जमातों ने किस तरह से किया, आई थिंक आपने जो ये फियर का वर्ड इस्तेमाल किया, आई थिंक दैट डिफाइंस इट. इतनी खौफजदा है ये हुकूमत, इतनी खौफजदा है कि धरने ने आके क्या करना था. डी चौक में भी आ जाएं, और डी चौक में 40,000 लोग भी हों, तो आप देखिए इस्लामाबाद के एक सेक्टर का एक चौथाई क्या 10वां हिस्सा भी नहीं बनता. एक सड़क के 2 या 3 किलोमीटर को वो ऑक्यूपाई करते हैं. और वो कोई दहशतगर्द नहीं है जिन्होंने आके कोई लूट मार मचा देनी है, कोई तातारियों का लश्कर नहीं है. आफ्टर ऑल इट्स अ पार्टी. इतना ही हो सकता है ना. पाकिस्तान के और शहरी इस हैं, सर्दी वो में, अपने दारुल जी, हुकूमत में आ रहे पाकिस्तान हैं. के अपने दारुल हुकूमत में आए हैं, प्रोटेस्ट करने आए हैं, आके बैठ जाएंगे, क्या कर लेंगे, उनका हक है. यानी आप जो है वो बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है. अगर वो गलती करेंगे तो आप पॉलिटिकली उसके खिलाफ यूज करें, आप क्रिमिनल उनके खिलाफ यूज करें, आपके पास ऑप्शन है, आप हुकूमत हैं. अगर कोई गलत कर रहा है तो पहले तो आपके लिए बड़ा आसान है कि देखो जिन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, सियासी फायदा उठाएं. मीडिया वैसे आपके कंट्रोल में है. तो खौफ का ये आलम है कि इन्होंने आधे मुल्क को बंद करके रख दिया. सूबों का आपस में कनेक्शन खत्म, पूरा पंजाब को मफलूज कर दिया, खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद को मफलूज कर दिया. इस्लामाबाद में तो सेक्टर बाय सेक्टर, एक सेक्टर से दूसरा सेक्टर भी जाना मुश्किल था, लोग सेक्टरों में मैसूर हो गए. और उससे जो लोगों को तकलीफ हुई, और उससे इनका फियर जाहिर हो रहा था. फिर इनकी डीलिंग ये थी कि वहां से जब आते हैं तो इनकी मुसलसल एनर्जी डिसिपेट की जाए हर स्टेप पर. यानी एक रात 2 रातें ये सड़क पे गुजारें तो ये थक जाएं और इनकी तादाद कम हो जाए, यहां तक पहुंच ही ना सकें जिस तरह लास्ट टाइम हुआ था, चंद सौ लोग पहुंचे. लेकिन नाकामी ये है कि इस तमाम चीजों के बावजूद, सूबों को लॉकडाउन करने के बावजूद, और अपने एस्टीमेट में 190 अरब रुपए डेली का नुकसान करने के बावजूद, कि क्राउड को इस्लामाबाद आने से नहीं रोक सके. जो इनका अल्टीमेट एम था, तो मोहसिन नकवी साहब वो नहीं कर सके. बहुत बड़ा क्राउड इस्लामाबाद में एंटर हुआ, 25-30 हजार लोग यहाँ पर आ गए. तो आपने ये सारा कुछ $600 बिलियन का लॉस, और लोगों की जिंदगियां, और पता नहीं कितने मरीज इलाज छह नहीं सौ करा बिलियन सके. रुपए मैं करेक्ट कर दूं इससे जी पहले जी कि जी लोग शुरू हो जी जी, जाए. 600 बिलियन रुपए जी. हम जो है वो डॉलर्स की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना जी. तो आप ये देखिए कि इस नुकसान के बाद आपका टारगेट क्या अचीव हुआ, कि 50,000 की जगह 30,000 लोग आ गए. यही कुछ करने के लिए सब कुछ किया. फिर आपको इतना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा. आप आ गए हैं तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें. लेकिन इनका खतरा ये था कि ये अगर आकर बैठ जाएंगे तो फिर ऐसा ना हो कि रीसप्लाई शुरू हो जाए, ताजा दम लोग आके पहुंचना शुरू हो जाएं, इनको रिप्लेस करना शुरू हो जाए, जो थक गए हैं वो वापस चले जाएं और ताजा दम लोग नए आ जाएं. तो ये जो इनका अपना खौफ था, और उससे ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो कितनी कमजोर हो चुकी है. और एक हुकूमत जिसकी लेजिटिमेसी ना हो, वो कितनी खौफजदा होती है, और कितनी बड़ी लायबिलिटी होती है जमहूरियत के लिए. बिल्कुल. और अगेन ऐसी हुकूमत और ऐसा पार्लियामान जो आइन को तरमीम कर रहा है जोर ज़बरदस्ती पर, और अदलिया को भी काबू कर रहा है और एक्सटेंशंस भी दे रहा है और सब कुछ कर रहा है, और सवाल ये है कि भाई आपके पास अथॉरिटी नहीं है ये सारे काम करने की, लेकिन आप जोरे बाजू पे ये सारा काम कर रहे हैं. और जोरे बाजू, आखिरी सवाल मेरा वो है पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट. जनरल मुनीर की रिटायरमेंट या एक्सटेंशन का कॉन्वर्जेशन जो होनी थी वो 2025 में होनी थी, जब हमने लास्ट गुफ्तगू की इस पॉडकास्ट पे. उसके बाद ऑफ कोर्स अक्टूबर में
कानून चेंज कर दिया गया। अब वो 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे, और अगर हुकूमत वक्त या वजीर आज़म वक्त चाहें तो उनको 2032 2032 तक एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी कि ही इज़ हियर टू स्टे। और जहाँ तक अगर स्टेटस को हम मेंटेन करें और ये स्ट्रेंथ उनकी मेंटेन रहे, तो इन ऑल likelihood he will remake the Pakistan army in his own image, in all ways, in all sorts of ways, especially politically. मैंने आपसे आखिरी जब हमने बात की थी सवाल भी किया था कि जो पर्सपेक्टिव है एस्टेब्लिशमेंट का, वो ये है कि हम रिप्रेशन को डिप्लॉय करके स्टेट का पूरा बाजू का जोर लगा के लोगों को जेलों में डाल के इंटरनेट बंद करके वीपीएन ब्लॉक करके हम अभी भी इंचार्ज हैं। इतना बड़ा जो है हमने मैक्सिमल खान साहब ने अभी वो, अगर मैं उनको उनकी तरह बात करूं, तो खान साहब ने फाइनल कॉल दी, 30,000 बंदा आया इस्लामाबाद में, हमने तीसरे दिन उनको क्लियर आउट कर दिया, खाली हो गया, वो चले गए और उनका मॉरल लॉस भी हो गया और उनका मोराल जो है वो भी ख़त्म हो गया। तो वेयर इन चार्ज और आई आई हैव टोटल कंट्रोल ऑफ दिस कंट्री एंड इट्स पॉलिटिकल इकोनॉमी। अब आपका क्या व्यू है इस पर्सपेक्टिव पे कि कुछ लोगों का, मेरा भी ये टू एन एक्सटेंट ये मानना है कि इस फेलियर, पीटीआई के इस फेलियर के बाद पाकिस्तान की फौज बिलखुसूस जनरल मुनीर जो हैं वो और भी ताकतवर हो गए हैं, और अब उनसे निमटना और भी मुश्किल काम होगा पीटीआई के लिए। क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि आपका व्यू कुछ और है? जी, मैं आपसे मुकम्मल तौर पे इत्तेफाक करता हूँ। ऐसा ही है। इस वक्त तो मामला ये है कि जो जमहूरियत के घर की चाबियां हैं या जमहूरियत के किले की जो 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 चाबी है, वो सियासी जमातें इस्टेब्लिशमेंट को पकड़ा चुकी हैं। तो जमहूरियत की जो फसीलें हैं वो ढह चुकी हैं। जो दो पिलर्स ऑफ स्टेट थे वो तो डायरेक्ट कंट्रोल में जा चुके हैं। जो पाकिस्तान की मुकन्ना है वो भी वही कानून साजी करती है जो हुक्म आता है। और हमने जिक्र किया कि ये भी इमरान खान साहब का, वो ये चाबी थमा चुके थे यहाँ की, कि एक जो है, एक अफसर, एक कर्नल लेवल का अफसर जो है वो कंट्रोल करता था पाकिस्तान की पार्लियामेंट को, और सेनेट का भी मैंने आपको बता दिया। और उसकी कंटिन्यूटी जो माशाल्लाह, ये जो बड़ी जमहूरी जमातें अपने आप को कहते हैं, उसकी टोटल कंटिन्यूटी नजर आती है। जो इंतजामिया है उस पर तो वैसे ही उनका कंट्रोल काफी अरसे से था, पहले से था, लेकिन कंट्रोल और भी ज्यादा आ चुका है। थोड़ा सा नखरा अदलिया दिखा रही थी, तो अदलिया को फिर सियासी जमातों ने ही सीधा कर दिया, उनको भी बंदे का पुत्र बना दिया गया है। तो तीनों पिलर्स ऑफ स्टेट पे जो उनका कंट्रोल है वो एक लिहाज से मुकम्मल है। और ये जो हुआ था, जो जो पीटीआई, अगरचे पीटीआई की रेजिस्टेंस किसी तरीके से भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट कभी नहीं रही। अगर होती तो एक मुख्तलिफ तरह के अलायंसेस बनाने की कोशिश करती, डेमोक्रेसी को एक मुख्तलिफ तरीके से मजबूत बनाने की कोशिश करती, एक नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ जाने की कोशिश करती। सिर्फ ये ना कहती कि उनकी जगह हमें ले आओ, वो चोर हैं, हम चोर नहीं हैं, चोरों को निकाल दो, हमें ले आओ और हम तुम्हारे साथ मिलके और काम उनके करेंगे। चोर अगर हमारे पास आ जाएं तो वो तो फिर क्योंकि मोमिन बन इनकी, जाते हैं। जी जी ले, जी बिल्कुल, लेकिन क्योंकि झगड़ा बहरहाल इनका इस्टेब्लिशमेंट से चल रहा था, एक चैलेंज जो पॉलिटिकल रेलम से आ रहा था इस्टेब्लिशमेंट को, वो पीटीआई की तरफ से आ रहा था। तो पीटीआई ने अपनी मुसलसल हमाकतों से उनको बहुत ज्यादा मजबूत किया है। पहला फेज वन ये था जब इन्होंने फर्मा बरदारी करके उनको मजबूत किया। फेज टू ये था कि जब इन्होंने अनप्लैंड और इंतहाई इलॉजिकल झगड़े करके फिर उनको मजबूत कर दिया, उन्हें इस बात का जवाब दे दिया कि जो उनकी स्पेस नहीं थी, उस स्पेस को वो उस वजह से क्लेम करें जो वजह पीटीआई ने प्रोवाइड कर दी। मिसाल के तौर पे 9 मई कि बेशुमार उन्होंने उसको, उनको रिप्रेशन का और कंट्रोल का एक जवाब फराहम कर दिया। इसी तरीके से अब भी जो इन्होंने किया है, एक तरीके से इसमें भी कमजोर होने से जाहिर है, इनका कमजोर होने का मतलब ये है कि उनकी मजबूती और ज्यादा हो गई है। लेकिन ये भी हमें जहन में रखना चाहिए कि ऐसा सिस्टम जो इतना अथॉरिटेरियन हो, जो लोगों की मर्जी पर बेस ना करता हो, जिसकी अवाम में लेजिटिमेसी ना हो, तो वो इनहेरेंटली अनस्टेबल होता है। इसके जो तजादात हैं, जो झगड़े हैं, जो अवाम के साथ झगड़ा है, और ख़ास तौर पे जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान की पावर एलीट है उसमें और पाकिस्तान के अवाम में जो झगड़ा आ गया है,
वो सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है। और वो फॉल्ट लाइन एक ऐसी है जो जिसने पाकिस्तान के पूरे सिस्टम में, माशरे में और और गवर्नेंस में ऐसे तजादात पैदा कर दिए हैं कि यह अब ऐसे चल नहीं सकता। ये तब्दील होगा और तब्दील होके रहेगा। कैसे होगा, ये हमें मुस्तकबिल बताएगा। बिल्कुल, आई एग्री, एंड ऑन दैट नोट आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेस टू एंड। और आखिर में मेरी कल अपने एक दोस्त से यही बात हो रही थी कि अगर आप पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ जाते हैं, सब तमाम सियासी जमात बिलखसूस पीटीआई और उनको स्पेस दिया जाता है, तो एवोल्यूशन अच्छा होगा इस सिस्टम का। और अगर आप इस सिस्टम को, जो कि एक इलेजिटिमेट सिस्टम है जिसका जैसे आपने कहा आवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है इस वक्त, उसको जोर ज़बरदस्ती पे चलाने की कोशिश करेंगे, तो फिर हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किस तरफ ये मामला जाएगा। लेकिन आप आवाम से अलग होकर सिस्टम को ज़्यादा देर तक इस तरह चला नहीं सकते, बिलखुसूस पाकिस्तान जैसे मुल्क में। और ये ना ही हो तो बेहतर है। ये 10 साल से एक चल रहा है मसला, जैसे आपने शुरुआत में कहा, धरना टेक्नोलॉजी से ये बात शुरू होती है, तो अब किसी ना किसी तरह बातचीत करके बात को आगे ले जाने का टाइम आ चुका है। लेकिन मुझे तो लगता है कि अगेन पाकिस्तान के जो ताकतवर हलके हैं और जो बड़े हैं, अब ये सारे बुजुर्ग हो चुके हैं ना, ये सारे सियासतदान, वो बुजुर्गी का जो है वो एविडेंस नहीं दे रहे, वो हिमाकतें ही करे जा रहे हैं। तो दैट्स द ट्रेजिडी हियर। बट अगेन एज बिल्कुल। ऑलवेज जैगम साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम, ऑलवेज आई लर्न अ लॉट। एंड कुछ हफ्तों बाद फिर आपको जो है दावत दूंगा आके बात करने की, बिकॉज आई ऑलवेज लर्न एंड आई एम श्योर द ऑडियंस एज वेल। थैंक यू, खुदा बहुत हाफिज। शुक्रिया जी।